गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सबके सब। आशा करता हूँ आप घर पे सब ठीक होंगे। अब हम 9th से 10th में आ गए। आपको सबको एक बार और बधाई है कि एक स्टेप हम ऊपर चढ़ गए, एक स्टेप और बढ़ गए लाइफ में। ठीक है, अभी तक 9th हमारी लोकल एग्जाम थी, अब 10th हमारी बोर्ड एग्जाम है। तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 9th की कंपेरिजन में 10th में। और 10th में जो एनसीईआरटी में दिए हैं कंसेप्ट वो अपने को सबसे ज़्यादा पकड़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो सबसे ज़्यादा हमारी एनसीईआरटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन आने लग गए। अब थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया। ठीक है, जो पिछली बार तक हम देखते थे जो पेपर में क्वेश्चन आते थे वो कहीं से भी इधर उधर से उठा के थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते थे, बट अब जो एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबके सब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और फैक्ट के तौर पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उसमें फैक्ट घुसा देते हैं, जो हमारे लेसन के अंदर के या चैप्टर के अंदर के रहते हैं वहीं के वहीं डायरेक्ट फैक्ट आने लग गए। ठीक है, तो हमको सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है और बुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो पहला ही चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। क्या है केमिकल रिएक्शन और इट्स इक्वेशन, पढ़ते हैं, देखते हैं हम इस चैप्टर में। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ ए डेली लाइफ, थिंक व्हाट हैपेंड। हम हमारी डेली लाइफ में इन इक्वेशन, इन रिएक्शंस को देखते हैं, इन केमिकल रिएक्शन को देखते हैं और क्या होता है हम देखते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम में मिल्क चेंज हो जाता है, काय में हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, या मिल्क में भी कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जो आयरन तवा वगैरह है, जो आयरन का एपरेटस है, उस पर ह्यूमिड यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होने लग जाता है, क्या होता है ये देखेंगे। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर कैसे फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फूड इज कुक्ड, खाना कैसे बनता है, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है तब जाके वो खाना बनता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, खाना कैसे पचता है हमारे अंदर, कैसे वो पीसेस के रूप में, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में हमारे भोजन, हमारे अंदर खाना किस टाइप से वो डाइजेस्ट होता है ये देखेंगे हम। सब के सब ये कंडीशन कैसे बनती है हम इसमें देखेंगे। इन ऑल अबाउट द सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव सम व्हाट चेंज, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हमारी 9th क्लास में कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, वहीं से हम थोड़ा और अपग्रेड करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंज। तो मैं चैप्टर के पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले तो रिएक्टेंट रहता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बन गया, मतलब वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, वहीं देखें यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाया तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया। वहीं एक और डेफिनेशन देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस उसको बोलते हैं कि सिर्फ आकृति, शेप और जो बाहरी आवरण है उसमें परिवर्तन होगा। वहीं केमिकल चेंज में आपका जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनमें ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, यदि हम एक पेपर का पीस लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं पेपर का, यदि उसको मैं फाड़ दूं तो क्या मैं उसको जोड़ पाऊंगा फिर से, नहीं। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। वहीं उस पेपर के टुकड़े को यदि मैं मोड़ दूं या उसका शेप बना के गुच्छा करके पटक दूं तो वो कौन सा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। क्यों हो गया कि मैं फिर से उसको ठीक से रब करके, प्रेस करके उसको फिर से जो उसकी शेप था उसी शेप में उसको मैं फिर से बना लूँगा। वहीं केमिकल चेंज में क्या हुआ कि अब मैंने पेपर को फाड़ दिया, उसको टुकड़े कर दिए, तो क्या मैं उसको जोड़ पाऊंगा फिर से, नहीं जोड़ पाऊंगा। आप बोल दोगे टेप से चिपका लेना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो ये देखते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम हमारी एनसीईआरटी को रीड करते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या लिखा। व्हेन एवर ए केमिकल चेंज ऑकर, व्हेन कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, you have many purpose wondering as what actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that chemical reaction has taken place? Let's perform some activities to find answer. कुछ एक्टिविटीज़ हमारी एनसीईआरटी में दी है, हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना है कि केमिकल चेंज क्या होता है। चलो इस एक्टिविटी में लिखा है कि एक चाइना डिश वाच ग्लास लेना है, उसमें एक मैग्नीशियम की रिबिन लेनी है 2 से 3 इंच की, और उसे हमें गर्म करना है। क्या होगा, जब हम उस मैग्नीशियम की रिबिन को गर्म करेंगे तो हमें उसकी ऐश, उसकी भस्म मिलेगी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वाटर ग्लास, वाच ग्लास। वाच ग्लास में जो रिबिन बर्न होगी उसका जो फ्लेम, वो उसकी जो आश निकलेगी, जो भस्म निकलेगी, उसे हमें कलेक्ट करना है और देखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी में दिया है। चलो आगे देखते हैं क्या है।
You must have observed the magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into a white powder. जब हमने उस मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उसमें से किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते तब पे क्या निकला था, एक डाइजिलियम करके एक फ्लेम निकली थी, गर्म फ्लेम, और कैसा प्रोडक्ट नहीं मिला था, व्हाइट कलर का पाउडर हमको वहाँ पे मिला था। डाइजिलिंग जैसी फ्लेम निकली थी और व्हाइट फ्लेम निकली थी और व्हाइट पाउडर हमें वहाँ पे उस चाइना डिश में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या था, जब मैग्नीशियम की हमने रिबिन जलाई थी उसके ऑक्साइड्स थे, क्या थे उसके ऑक्साइड्स थे। इट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। वो कैसे निकली थी, जब हमने मैग्नीशियम की रिबिन ली थी और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, कहाँ पे, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, जब उसकी प्रेजेंस में हमने उसको जलाया था तो वहाँ से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन दोनों जल के हमें व्हाइट कलर का जो प्रोडक्ट मिला उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जो हमें मिला वो क्या है, प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स मिले। ठीक है, चलो एक और एक्टिविटी करते हैं हम। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। एक पोटेशियम आयोडाइड भी डालना है और हमें देखना है कि क्या होता है। चलो दूसरी एक्टिविटी एक परफॉर्म करते हैं। हमें एक कॉर्क लेना है या हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, उसमें हमने जिंक के टुकड़े डालने हैं, पीसेज डालना, और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं या HCl भी डाल सकते हैं, दोनों डाल के हमको देखना है। हम क्या देखेंगे उसमें, कुछ देर बाद, और जैसे एक टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और उसके ऊपर केप लगा दिया, तो हम देखेंगे 2 या 5 मिनट बाद जब हम केप निकालेंगे तो उसमें से एक फ्लेम निकलेगी, एक गैस निकलेगी। वो कौन सी गैस रहती है, वो हाइड्रोजन गैस रहती है। इसके साथ में एक और चीज़ होगी कि जब वो गैस निकलेगी तो जो हमारी कॉर्क है वो नीचे से गर्म हो जाएगी। तो क्या कारण है कि वो गर्म हो गई, ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। जब हमने इसको बेक किया था तो यहाँ पे क्या निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी, और हमने ये भी देखा कि ये जो हमारा कॉर्क है ये गर्म होने लग गया है, इसका टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया था। ठीक है, चलो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हाट एवर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। अब हमने यहाँ देखा कि इस एक्टिविटी में हमें क्या मिला, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट भी चेंज हो गया। यहाँ जिंक था, वो जिंक था सॉलिड फॉर्म में, वहीं पे थी हमारा वाटर, पानी, तो इन दोनों का स्टेट किस में निकल गया, गैस के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में निकला। ठीक है, इसका स्टेट यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो गया। जिंक वाइट कलर में रहता था, उसके अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, येलो ब्राउनिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, मैंने बताया अभी रूम टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई हो गया, उसका रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या आगे क्या लिखता। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है केमिकल इक्वेशन। Activity can be described when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction is sentence for quite long. It can be written in a short form. The simplest way to this to write it in the form of word equation. अब जैसे हमने मैग्नीशियम की रिबिन को जलाया था एक्टिविटी 1.1 में, तो हमने वहाँ पे मैग्नीशियम लिखा, सब कुछ लिखा, इतना लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो उसकी इक्वेशन है उसे फार्मूले के रूप में, या जैसे मैग्नीशियम का सिंबल बना के लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल बना के लिख सकते हैं, या MgO करके मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें क्या बताई है कि जब रिएक्शन होती है तो जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट है। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, ये मिलके Mg2O2 बनेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, LHS और RHS के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो हम एटम्स रहेंगे, वो उनका मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम होगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होगा, या आप चेंज भी कर सकते हैं, एक ही ऑक्सीजन ले लेंगे तो वहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो जो इधर होगा वो वहीं का वहीं सिमिलर होगा। ठीक है, दिस सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट
द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस थ्रू एन और एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड, रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, वही प्रोडक्ट को हम राइट हैंड पे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं LHS, वही राइट साइड को हम बोलते हैं RHS। दोनों के उसे हम किससे सिंबल से डिनोटेड करेंगे, प्लस सिंबल से। और जो बीच में जो एरो को साइन दिया है इधर के, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट हो गया, इधर रिएक्टेंट हो गया और इधर प्रोडक्ट हो गया। बहुत सारी रिएक्शन में जब हम कैटेलिस्ट को यूज करते हैं तो हम कैटेलिस्ट को इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम किसको लिख देंगे, कैटेलिस्ट को लिख देंगे, जब आगे हम देखेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है कि अब हमको इधर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक हम सिर्फ केमिकल के बारे में जान रहे थे, अब उनकी इक्वेशन लिखेंगे तो उसे किस टाइप से डिनोट करेंगे, LHS में क्या लिखेंगे, RHS में क्या लिखेंगे, उनके सिंबल के ऊपर क्या लिखेंगे, और सिंबल की जो इक्वेशन बैलेंस करेंगे उसे कैसे देखेंगे, ये हम सबका सब इसमें देखेंगे। There is any other shorter way for representing chemical equation. Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen magnesium oxide, the above word equation can be written as. इसमें ये बता रहा है कि जैसे मैग्नीशियम में लिखूं तो मैग्नीशियम कितना बड़ा हो जाएगा, मैग्नीशियम लिखूं, फिर यहाँ प्लस करके ऑक्सीजन लिखूं, फिर यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूं, तो ये बहुत बड़ी लाइन बनेगी। तो हम इसकी जगह यदि चाहें तो उसके फार्मूले देख के भी लिख सकते हैं। यदि हमें फार्मूले उसके पता है तो हम सिर्फ फार्मूले लिख दें वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 लिखा है तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो हम यदि हमें उसका केमिकल सिंबल पता है तो हम उसके केमिकल सिंबल से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए इजी होगा। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atom of each element the same on the both side? अब इसमें बता रहा है कि जो LHS और RHS में जो एटम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। कैसे, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 मैग्नीशियम होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। ये अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नीचे जो बैलेंस इक्वेशन रहती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स सेम होते हैं, ठीक है। इन द नंबर ऑफ एटम इच आर बोथ द साइड सेम। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। यदि यहाँ पे सेम नहीं होता तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, और दोनों तरफ सेम है मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम। इसमें ये बता रहा है कि जब LHS और RHS में एटम्स सेम नहीं हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। यदि LHS और RHS में दोनों बैलेंस एटम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। और जो ये फॉर्म है इसका, जब Mg प्लस O2 या MgO लिखा है, ये इसका क्या स्केलेटन फॉर्म है, जैसे हम बोलते हैं कंकाली संरचना, ठीक है। हिंदी में जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। अब यदि जैसे हमारा स्केलेटन कैसा है, अंदर से हड्डियाँ दिख रही, ऐसे ही सिर्फ इसकी हड्डियाँ ही दिख रही, तो ये क्या है, स्केलेटन फॉर्म है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can be neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to equal the total mass of the element present in the reactant. हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। मास न तो बनता है न खत्म होता है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट का मास होगा। तो और जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब एटम्स के नंबर रहेंगे वो केमिकल रिएक्शन के पहले मतलब रिएक्टेंट के टाइम पे और प्रोडक्ट के टाइम पे सेम होंगे। Hence we need the balanced skeletal chemical equation. In the chemical equation 1.2 balance, let us learn about the balancing a chemical equation step by step, ठीक है। अब
मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट रहेगा और जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें एटम्स की संख्या, एटॉमिक मास सेम रहेंगे, ठीक है। अब उस एटॉमिक मास यदि अनबैलेंस्ड है, जैसे वहाँ पे Mg+O2 था और लास्ट में क्या मिला था, MgO मिला था हमें, तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। अब हमको बैलेंस करना होगी इक्वेशन, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, अब ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 बाय रिप्रेजेंटेड अस, जैसे यहाँ पे दिया है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या है, स्केलेटेड स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे देखते हैं, एक टेबल के रूप में देखेंगे। पहले देख लेते हैं इधर रिएक्टेंट में कितने हैं, ये है रिएक्टेंट और ये प्लस के इधर क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमें ये देखना जिंक लिखना है यहाँ पे, फिर है हमारा एक और कौन सा है, हाइड्रोजन है और सल्फर है और एक और क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 चीज़ है, ठीक है। ये हमारा होगा एलिमेंट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ये तो मेरे को बैलेंस इक्वेशन दिख रही है। आगे हम देखेंगे अनबैलेंस इक्वेशन में हमें क्या करना। रिएक्टेंट में जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। प्रोडक्ट में जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। वहीं हम सल्फर देखें तो सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 सल्फर है और यहाँ पे भी कितना है, 1 सल्फर है। दोनों तरफ मैंने 1 सल्फर लिख दिया। वहीं ऑक्सीजन देखें तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी देखें तो 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है। तो मतलब ये हमारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, समझ गए। मतलब जो रिएक्टेंट में है वही का वही प्रोडक्ट में, जिंक 1 है इधर रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी 1 ही जिंक है। हाइड्रोजन 2 है इधर तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है इधर तो प्रोडक्ट में भी 1 ही सल्फर है। वहीं ऑक्सीजन की संख्या देखिए तो रिएक्टेंट में भी 4 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलो आगे देखते हैं। as the number of atoms of each element is the same on both side of arrow is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. अभी हमने देखा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में था तो ये बैलेंस इक्वेशन थी। अब जो यहाँ पे एक और इक्वेशन दी है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे और किन किन प्रोसेस को हमें फॉलोअप करना है हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले हमें जो रिएक्शन है, चलो मैं एक बार वो लिख देता हूँ यहाँ, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये हमें रिएक्शन दी रखी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या बना लेना है, हमें बॉक्स बना लेना है। ये मैंने सबके ऊपर बॉक्स बना लिए, ठीक है, ये बॉक्स बना लिया। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंस द इक्वेशन। हमें हमेशा बॉक्स के अंदर के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में कभी भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाहर आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे को इक्वेशन बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे Fe3 लिखा तो Fe3 की जगह Fe4 नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि यदि मेरे को इक्वेशन बैलेंस करना है तो मैं बॉक्स के बाहर कुछ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, समझ गए। मैं बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमें इस स्टेप फर्स्ट में करना है। चलो आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमें एक लिस्ट बना लेनी है, जैसे कि इसमें कौन कौन से एटम दिए, आयरन दे रखा है, फिर वही क्या दे रखा, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। मैं इनकी एक लिस्ट बना लूँगा। ये मैंने एक लिस्ट बना ली तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एलिमेंट लिख दिए। ये क्या हो गया, हमारे रिएक्टेंट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। चलो सबसे पहले मैं रिएक्टेंट में देख रहा हूँ आयरन कितना है, 1 है, तो मैंने एक रिएक्टेंट में आयरन 1 लिख दिया। प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, 3 आयरन है, तो मैंने प्रोडक्ट में 3 आयरन लिख दिए। फिर मैं देखता हूँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है।
वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी सेम है। वहीं आयरन को ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। वहीं प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करना है, तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, देखते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, वहाँ पे मेरे को कितने 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरे 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 1 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ 4 लगा दूँ, हो जाएगा क्या। तो देखते हैं आयरन की संख्या यहाँ कितनी हो गई। अब फिर से एक और बना लेता हूँ कंडेंस स्ट्रक्चर में। दिखाई दे रहा है आपको, ये एलिमेंट हो गया हमारा, रिएक्टेंट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ आयरन, फिर हाइड्रोजन और फिर मैंने ऑक्सीजन लिया। अब मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए। तो आयरन तो अभी भी कितना है, 1 ही है हमारे पास में, और इधर प्रोडक्ट में आयरन कितना हो गए, 3 है इसे ही। हाइड्रोजन अब कितने हो गए, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे मैंने 8 हाइड्रोजन लिख दिए रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मेरे ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में मेरे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। तो अब मैं क्या सकता हूँ, क्या मैं यहाँ 4 लगा सकता हूँ। तो अब देखता हूँ मैं कि जहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने आयरन हो गए, 3 आयरन हो गए, ठीक है, ये भी अनबैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन अब हमारे दोनों तरफ बैलेंस हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या सिर्फ हमारे पास अनबैलेंस्ड क्या है, यहाँ पे आयरन अनबैलेंस्ड है, तो मैं यहाँ पे 3 आयरन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी कितने आयरन हो गए, 3 हो गए प्रोडक्ट में, मतलब आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। वहीं प्रोडक्ट में देखता हूँ 3 आयरन है, आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन बैलेंस है, वहीं 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों मेरे बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 कर सकता हूँ, तो ये इधर 8 हो गए, और मैंने 3 × 1 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी मेरे कितने 3 आयरन हो गए। ऑक्सीजन को मैंने क्या किया था, यहाँ पे 4 कितने थे, 1 ऑक्सीजन था मेरे पास में, तो मैंने × 4 कर दिया, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, और ऑलरेडी इधर कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे ही सही। ये मेरी पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में हम देखें, कभी भी हमें कंपाउंड के जो बॉक्स बनाया था उसके अंदर हमें कभी भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें बैलेंस करने के लिए बाहर की जो संख्या उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्या बोलते हैं, संख्या चेंज करते जाओ और देखते जाओ, हर एक एलिमेंट को पहले चेंज कर लो और फिर प्रोडक्ट में देख लो कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है। यदि सेम नहीं है तो फिर दूसरा लोएस्ट मास वाला आइटम रख के फिर देख लो, ठीक है। ऐसे करके हमें 2-3 बार करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन करना आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे क्या देखा है, लिखा है यही समझाया कि पहले आयरन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया। यहाँ पे इनिशियल स्टेट में हाइड्रोजन 4 था, तो मैंने 2 थे तो 4 से इंटू करके 8 हो गए, 4 × 2 8 हो गए। फिर इधर 2 थे तो 2 × 4 करके यहाँ पे भी 8 हो गए। ये मैंने अभी आपको पूरा पूरा वहाँ पे डिस्क्राइब करके बता दिया है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर आयरन को बैलेंस किया है इनने, फिर स्टेप नंबर 5 में इनने बताया कि फुल्ली करेक्ट लेस द बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे बता रहा है कि 3 आयरन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 3 आयरन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए और 4:8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। आयरन कितने हो गए, 3 आयरन हो गए, यहाँ पे भी देखें तो कितने 4 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 आयरन हो गए। मतलब ये हमारी रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस है, ठीक है। समझ गए इतना, आगे चलते हैं। If the number of atom of element on both side of equation are equal, this equation is known as balanced equation। यदि इधर और इधर एलिमेंट्स के नंबर सेम है, एटम सेम है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी। दिस मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। हमें हमेशा क्या देखना है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेके हमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना है। सबसे पहले छोटे नंबर को डालेंगे, जैसे कि 2 डाल दिया, 2 से बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 से भी बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर हम 4 डालेंगे, 4 से भी नहीं हो रहा तो हम 5 से देखेंगे। इतने में जाके हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 7, writing symbol of physical state, carefully examine the above balanced equation. Does this equation tell us anything about physical state of each reactant and productant? No information has been given in the equation about their physical state. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and productant are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notation gas, liquid, aqueous and solid. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि ये क्या थी, पूरी की पूरी केमिकल रूप में लिखी हुई थी। कैसे? सिर्फ आयरन लिखा था, हाइड्रोजन लिखा था, ऑक्सीजन लिखा था, आयरन लिखा था, ऑक्सीजन लिखा था, हाइड्रोजन लिखा था। ये क्या थी? केमिकल रिएक्शंस होकर रही थी। क्या इसमें फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है। अब हमको वो तो पता है कि आयरन सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो अभी इसमें पता नहीं चल रहा है। यदि मैंने नहीं लिखा तो हम फिजिकल स्टेट में क्या कर सकते हैं, उसके आगे हम लिख सकते हैं। कैसे? कि सॉलिड आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। आयरन और ऑक्सीजन क्या होता है? FeO4। जब इन दोनों का मिलकर आयरन सल्फेट, आयरन के ऑक्साइड बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वो कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। और वहीं देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है वो गैसेस स्टेट में होती है। इधर हमने देखा कि आयरन यहाँ पे सिर्फ सॉलिड स्टेट में था, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में थी, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में थी। जब इनकी रिएक्शन हुई और हमें प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट हमें किस स्टेट में मिला? सॉलिड स्टेट में मिला। ठीक है, प्रोडक्ट हमें किस स्टेट में मिला? जब आयरन के ऑक्साइड मिला बने तो हमें किस स्टेट में मिले? सॉलिड स्टेट में मिले। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। नोट द सिंबल ऑफ G is used with the H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. अब क्या बता रहा है? नोट द सिंबल G, जो G वाला सिंबल बताया गया है गैस, इसमें बता रहा है कि जो पानी है, पानी के अंदर जो H2O पानी होता है और G गैस लिखा है, मतलब हमने पानी का उपयोग स्टीम के रूप में किया था। जो स्टीम भाप रहती है वो गैस रूप में होती है, और यहाँ हाइड्रोजन पानी है, तो हमने जो G लिखा है, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ हमने पानी की जगह स्टीम, पानी की भाप का उपयोग किया है रिएक्टेंट में। ठीक है, तब जाके हमें वहाँ पे प्रोडक्ट मिला है सॉलिड में। अब और देखते हैं आगे। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंडिकेट इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। यूजुअली फिजिकल स्टेट इन नॉट इंडिकेट इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम फिजिकल स्टेट इंडिकेट नहीं करते हैं, बट नेसेसरी टू स्पेसिफाई। बहुत बार क्या होता है कि उसकी ज़रूरत होती है कि हमें पता चल जाए कि वो गैस है, सॉलिड रूप में है या लिक्विड स्टेट में। ये पता करने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट को डिनोटेट करते हैं वहाँ पे। चलो, समटाइम द रिएक्शन कैंडिडेट्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, बहुत बार क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया वहाँ तक, ठीक है। अब हमने उसमें क्या कैटेलिस्ट डाला, उसको कितने टेम्परेचर पे हमने रिएक्शन को गर्म किया था, कितना उसको फ्रीज किया था, और कितना टेम्परेचर उसको हमने ज़्यादा दिया था, एक्सिस में दिया था। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3OH हमें क्लोरोफॉर्म मिला, ठीक है। अब हमने इसके किस टेम्परेचर में गर्म करा, तो 340 ATM पर हमने इसको गर्म करा था, ठीक है। वहीं देखते हैं हम 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O 12 एटम पानी के लिए, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाई। यहाँ पे हम कैटेलिस्ट के रूप में क्या यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ क्या मिला, ग्लूकोज मिला। तो अब हम उस कैटेलिस्ट को कहाँ पे लिखेंगे, तो हम उस कैटेलिस्ट को हमेशा लिखेंगे किस पे, एरो के सिम्बॉल के ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम वही हीट का लिए लिखेंगे तो हम वहाँ पे एक डेल्टा का साइन भी बना सकते हैं यदि, तो इसका मतलब यहाँ पे एक गर्म किया गया, ठीक है। वहीं बहुत बार यदि कुछ चीज़ें निकलती है तो उसको हम इस एरो के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो हम राइट अपवर्ड चिन्ह को बना सकते हैं। यदि उसने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डाउनवर्ड चिन्ह को हम समझा सकते हैं, ठीक है। बट अभी इसमें यह बताया है कि यदि कैटेलिस्ट यूज़ किया है तो हम किसके ऊपर लिखेंगे, हम एरो के साइन के ऊपर कैटेलिस्ट को लिखेंगे, ठीक है। यूजिंग दिस स्टेप कैन बी बैलेंस इक्वेशन गिव इन द टेक्स्ट अर्लियर। ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों है बैलेंस्ड इक्वेशन, अभी देख लेते, पता चल जाएगा कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है, देख लेते हैं।
यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 6 × 2 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं पहले टोटल गिनते, 6 कार्बन यहाँ हो गए, तो 6 कार्बन हो रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन ये हो गए, और 12 ये 24 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन ये हो गए, और 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन ये यहाँ पे हो गए। मतलब ये बैलेंस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। देखते हैं एक बार और देख लेते हैं, 6 ऑक्सीजन ये हो गए, और 6 दूनी 12 और 6 18 और 6 24 ऑक्सीजन हो रहे हैं। यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, 24 ऑक्सीजन हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, 12 ऑक्सीजन तो ये हो गए, प्लस 12 ऑक्सीजन ये हो गए, टोटल इधर 24 ऑक्सीजन भी बैलेंस है दोनों तरफ। फिर वहीं देख लेते हैं कार्बन कितने, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ कार्बन 6 कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 12 × 2 24 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं, 12 हाइड्रोजन ये हो गए, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन की संख्या 24 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए। ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया, कार्बन भी बैलेंस कर लिया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस कर, 24 ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन इधर भी है, कार्बन 6 कार्बन इधर भी 6, हाइड्रोजन 24 है, इधर हाइड्रोजन भी 24 है। मतलब ये क्या है, पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, समझ गए। इधर जितने एलिमेंट्स के मास है या मॉलिक्यूल्स है, इतने के इतने हमारे प्रोडक्ट में भी एलिमेंट में मास या मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये क्या है, फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लास्ट में एक और वीडियो बना दूंगा, जितने भी इंडेक्स के क्वेश्चन है और आउटलेट के क्वेश्चन है, सबके सब मैं एक साथ में क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे। अभी हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया, अब उसको कितने टाइप से हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ हम देखेंगे। चलो देखते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atom disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atom to produce new substance. You will study about type of bonds formed between atom in chapter 3 और 4. क्या होता है केमिकल इक्वेशन में कि जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक होते हैं और बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में कि उन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं। जैसे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और बन रहा है तो हम उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। नॉन मेटल और मेटल के बीच में यदि बॉन्ड्स बन रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नॉन मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो इन बॉन्ड्स के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। तो रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स होता है उनका वो बनेंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो एलिमेंट जुड़ के हमें एक तीसरा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। दो एलिमेंट जुड़े और प्रोडक्ट के रूप में हमें कुछ और दूसरा एलिमेंट मिला, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें छोटे से कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े लेने हैं। क्विक लाइम इन ए बीकर, और क्विक लाइम ए बीकर या चूने के वो ले लेना है। स्लोली एड वाटर टू दिस, इसमें हमने कैल्शियम के ऑक्साइड ले लिया और उसमें पानी डाल दिया। टच द बीकर एज शोन इन फिगर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब उस बीकर को हमको देखना है, क्या उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ, बिल्कुल होगा। हम घर में भी जब चूने को यदि पानी में डालते हैं तो उसमें से एक हाइड्रोजन एयर निकलती है और जो हमारी बाल्टी या एपरेटस रहता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, पानी के साथ में एकदम से अचानक से कैल्शियम के ऑक्साइड ने रिएक्शन कर ली और टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसने क्या बना लिया, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड। जब पानी मिला उसमें तो उसने क्या बना लिया, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बना लिया और रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करी वहाँ पे। जब हमने चूने में पानी मिलाया तो बहुत ज़्यादा वहाँ से क्या निकली थी, हीट निकली थी। जब हीट निकलती है किसी भी रिएक्शन में तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं यदि हीट अंदर जाती है, हीट को लेती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी यहाँ पे क्या हीट निकली है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। कैल्शियम के ऑक्साइड लिए हमने और पानी डाला इसमें, क्विक लाइम जिसे हम बोलते हैं चूना पत्थर, और उसमें पानी डाला तो यहाँ हमें स्लेक्ड लाइम मिला और
साथ में क्या मिली हमें, हीट निकलती हुई यहाँ पे मिली, क्या मिली, हीट निकली। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब कैल्शियम ऑक्साइड और जो पानी मिला, दो एलिमेंट्स मिले तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, सेक्ड लाइम, जिसे हम बोलते हैं चूना पत्थर, ये हमें मिला। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्टेंट इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो एलिमेंट बन के हमें एक प्रोडक्ट देता है, मिल के हमें तीसरा प्रोडक्ट देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो वही देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 इज यूज्ड फॉर द व्हाइट शाइनिंग walls. Calcium hydroxide react slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to walls. It is interesting to note the chemical formula for marble is also calcium carbonate. जब हम क्या करते हैं, चूने को पानी में मिला के घर में पोतते हैं कि नहीं वॉल्स पे, तो यही वहाँ पे बताया गया है कि चूने को के अंदर पानी मिला के हम यदि दीवार में पोते तो उसकी शाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, 1-2 दिन बाद और उसका कलर ज़्यादा निखर के आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिए, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने चूना पत्थर लिया, चूना लिया, पानी में मिलाया और जब दीवार पे करा, तो 1-2 दिन बाद जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा वो चमकता है। ये कुल मिला के बोल रहा है। ठीक है, CO2 लिया और कैल्शियम कार्बोनेट लिया और पानी उसमें मिला दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। कार्बन क्या है, सॉलिड रूप में है, ये इसका फिजिकल स्टेट है। गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस स्टेट में है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, गैसेस रूप में मिला। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। दूसरा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में, दोनों का जब मिलाया तो 2H2O, यहाँ पे हमें क्या मिला, पानी मिला, जो कि एक लिक्विड है। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन में उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, अभी हमने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है, उसकी अंदर का जो बोले तो एलिमेंट का जो कंपाउंड का मास का भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो सकता है और उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसका प्रेशर चेंज हो सकता है। ये सब के सब किस में होते हैं, केमिकल रिएक्शन में होते हैं। In simple language, we can say that when two or more substance, element or compound combine to form a single product, this reaction called a combination reaction. हम सिंपल वे में बोले कि जब दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आर इन्वॉल्व्ड। दिस मेक द रिएक्शन mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic heat chemical reaction. अभी मैंने आपको बताया कि जब रिएक्शन को करते हैं और उसमें से यदि हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे भी यही बता रहा है कि जब हीट निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, मीथेन लिया, यहाँ पे CH4 लिया जो कि गैस होती है, फिर हमने O2 लिया, ऑक्सीजन लिया जो ये भी गैस होती है। ठीक है, दोनों को मिलाया तो हमें यहाँ क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी मिला। ठीक है, तो पानी मिला, साथ में मीथेन को जब हमने मीथेन और ऑक्सीजन की जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें यहाँ पे क्या मिला, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला। डिड यू नो दैट रेस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हम आगे देखते हैं, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब जब स्टीम, या जैसे कि बोल सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपको पता चला कि जो हमारी वाष्प रहती है वो गर्म रहती है। मतलब गर्म क्यों है, क्योंकि उसमें से हीट है, हीट इवॉल्व है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो गर्म रहती है। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। We also know that we need energy to stay live. We get the energy from the food we eat during digestion. Food is broken down into simple substance. For example, rice, potato and bread contain
carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of our body and provide energy. This energy, name of the reaction is respiration, the process of which we will study in chapter 3rd. अब यहाँ ये बता रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे होगी। जब हमें एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेड वगैरह, पोटैटो वगैरह, वो अंदर जाके क्या है, छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं। वहाँ जब टूटते हैं, पोटैटो ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन फ्रॉम ग्लूकोज, जब वो टूट के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। वो ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाता है, सेल्स में कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमारी सेल्स में जाता है, और सेल्स में जाके स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी मिलती है तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करते हैं तो मतलब जब सेल्स को एनर्जी मिलती है तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं, ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन लिया, 6CO2 मिला, और यहाँ पे CO2 एक्वस सॉल्यूशन मिला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और पानी मिला, वाटर मिला, और साथ में हमें क्या, एनर्जी भी निकलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिया, तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकली हुई दिखाई दे रही, साथ में पानी दिख रहा, और साथ में हमें एनर्जी भी निकली हुई दिखाई दे रही। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है इनटू कंपोस्ट, जब वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं जैविक खाद, बोलते हैं जैविक खाद, वहाँ पे क्या होता है, सड़े गले पत्ते हो गए, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर हो गए, जब उनको डिकम्पोजिशन होता है, उनका टूटता है वो, या उनको तोड़ते हैं, माइक्रोब्स तोड़ते हैं, तो वहाँ से भी एनर्जी निकलती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बोल सकते हैं गोबर गैस, गोबर गैस में क्या होता है, सड़े गले काऊ के डंग ले लिया हमने, पत्ते ले लिया, सबको फर्मेंटेड किया जाता है, तो वहाँ से एलपीजी निकलती है, मीथेन निकलती है, और उसी मीथेन से हम हमारे गैस वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, और वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। अभी हमने देखा कि जो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, दो एलिमेंट से टूट के एक प्रोडक्ट बना रही थी, और साथ में हमें क्या मिल रही थी, एनर्जी भी मिल रही थी। ठीक है, ये हमने 1.1 में देख लिया। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, वहाँ दो एलिमेंट जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ क्या होगा, एक प्रोडक्ट से दो एलिमेंट टूट के अलग अलग होंगे, मतलब वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा था, जोड़ हो रहा था, यहाँ पे अब तोड़ होएगा, मतलब टूटेंगे। ठीक है, समझिए, वहाँ पे जुड़ना हो रहा था, यहाँ पे तोड़ना हो रहा है। देखते हैं क्या होते। एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे एक मिनट रुके। एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, टेक ए 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के टुकड़े लेने हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट लैम्प S1 इन। इस ट्यूब को हमें बर्नर के ऊपर रख के एक चिमटे से पकड़ के गर्म करना है, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग। जब फेरस सल्फेट के टुकड़े लिए थे तो हमने देखा था वाइट कलर में थे, जब हमने उसको गर्म कर दिया उसके बाद में हमें देखना कि उसके फेरस सल्फेट के टुकड़े कैसे हो गए। सॉरी, वाइट कलर के नहीं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट विद द हीटिंग ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग ऑफ द ऑर्डर। हमेशा एक की ओर ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को लेबोरेटरी में बर्न करते हैं, जैसे यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ के बर्न कर रही है, तो उसकी साइड हमेशा हमारे फेस से अपोजिट साइड में होनी चाहिए। जैसे इसका मुंह इधर है तो इसका टेस्ट ट्यूब का फेस किधर है, इधर की साइड है, क्योंकि जब उसमें से गैस या कुछ एकदम बर्न होता है तो उछल के वो डायरेक्ट अपने ऊपर ना आए। ठीक है, तो उसकी साइड हमेशा अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। How you notice that the green color of ferrous sulfate crystal has changed? You can also smell the character order of the burning of sulfur। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के टुकड़े होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वहाँ पे से बर्निंग की एक अलग तरह की ऑर्डर या स्मेल आती है। देखते हैं क्या होता है। हमने फेरस सल्फेट लिया, उसे गर्म किया, तो हमें वहाँ पे क्या मिले, फेरस के ऑक्साइड मिले और सल्फेट गैस के रूप में अलग निकली।
और यहाँ पे भी SO2 SO3 गैस के रूप में अलग निकली। जब हमने फेरस सल्फेट के टुकड़े लिए थे, सिर्फ एक प्रोडक्ट लिया था, अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के सॉरी एक रिएक्टेंट लिया था, तो अब हमें यहाँ प्रोडक्ट के रूप में दो चीज़ें मिल रही। क्या चीज़ें मिल रही? इसे ही बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टुकड़े लिए थे हमने, एक रिएक्टेंट लिया था, अब टुकड़े की जगह हमें फेरस सल्फेट के ऑक्साइड भी मिले रिएक्टेंट में, सॉरी प्रोडक्ट में। एक तो ऑक्साइड भी मिल गए और जो SO2 यहाँ से गैस निकल रही वो भी निकली। मतलब हमें एक चीज़ से दो चीज़ मिली, मतलब यहाँ पे किसी का ना टूटना ही हुआ ना, डिकम्पोज हुआ। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। In this reaction you can observe that a single reactant breakdown gives similar product. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O leaves water when heated and the color of the crystal change. It then decomposes to ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide is gas. जब हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे और वाटर की उसका 7H2 दे रखा है यहाँ पे, ये आप आगे पढ़ेंगे, किसी में 5 मॉलिक्यूल पानी के लेते हैं, किसी में 7 मॉलिक्यूल पानी के लेते हैं, किसी में 2 मॉलिक्यूल पानी के लेते हैं। हम चैप्टर आगे में पढ़ेंगे, बट आप तो अभी इतना समझिए कि यहाँ पे फेरस सल्फेट के टुकड़े लिए थे, जब हमने उसे हीट करा तो हमें वहाँ क्या मिला? फेरस सल्फेट के ऑक्साइड मिले, साथ में क्या मिला? सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी मिली। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनाइट। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनाइट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और हीटिंग एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। एक और हमने रिएक्शन ली, क्या ली? कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनाइट लिया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। जब हमने कैल्शियम कार्बोनाइट लिया तो जब हमें प्रोडक्ट के थ्रू क्या मिला? एक तो कैल्शियम के ऑक्साइड मिले और साथ में क्या मिला? कैल्शियम के साथ ऑक्साइड के साथ में हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिली। मतलब हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, जिसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन, चूना पत्थर, तो साथ में जब हमने उसको गर्म किया तो हमें क्या मिला? क्विक लाइम भी मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिली। मतलब रिएक्टेंट में हमने एक चीज़ ली थी, प्रोडक्ट में हमें दो चीज़ मिल रही। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। हमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है, जो कि यहाँ पे ले रखा है इसने। ठीक है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टंग। उसे एक टंग की पेयर से पकड़ना है और गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज। क्या होगा जब ये उसे गर्म करा जाएगा, उसे हमें नोट डाउन करके देखना है कि क्या हुआ। स्वाभाविक सी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ तो टूटा होगा और मिला होगा। यू विल बी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। दिस फ्यूम आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड टू दिस रिएक्शन टेक प्लेस इज। हमने देखा कि वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करके हमें एक गैस मिली साथ में। ठीक है, ये हमने लेड नाइट्रेट लिया था, लेड ऑक्साइड मिला यहाँ पे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और ऑक्सीजन भी मिला। ठीक है, लेड नाइट्रेट लिया, 2PbNO3 लिया था हमने यहाँ पे, तो हमें लेड के ऑक्साइड मिले पहले तो। ठीक है, उसके बाद में 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और साथ में ऑक्सीजन भी मिला। मतलब एक प्रोडक्ट से हमें 1, 2 और 3 एक रिएक्टेंट से हमें 3 प्रोडक्ट मिले। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, टूटा। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अस गिवन इन। और हमें देखना है, अब हमें एक और एक्टिविटी करना है यहाँ पे और देखना है कि क्या होता है। ठीक है, एक प्लास्टिक का कप लेना है, मग्गा, जिसे हम बोलते हैं। टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, और उसमें 2 नीचे होल्स करना है। ठीक है, इनसाइड कार्बन इलेक्ट्रोड इन द रबर स्टॉपर। यहाँ पे रबर स्टॉपर लगा के उसमें इलेक्ट्रोड लगाने। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, और उस इलेक्ट्रोड को हमें 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, जो कि यहाँ हमने कर दिया है। ठीक है, फिल द मग विथ वाटर सच द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज। उसमें पानी डालना है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ ड्रॉप्स हमें क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड की भी डालना है साथ में उसे। टू द वाटर, पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालना। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसमें 2 टेस्ट ट्यूब डालना है और जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स भी उसमें डालना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम।
You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या उस जो कप है उसमें हमें क्या करना है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ स्विच ऑन द करंट। जब हमने वो बैटरी जोड़ी थी उससे उसको चालू करना है और करंट उसमें पास करना है। तो हम क्या देखेंगे, जब इलेक्ट्रोड्स रहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे हमें, ऊपर क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। You will observe the formation of bubble at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. If the volume of the gas collect the same in both the test tube, once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully. Test these gases on by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. अब हमें क्या करना है कि माउथ को बंद करके वहाँ पे देखना कि जो गैस के टुकड़े रहे किस गैस के निकले, ये हमें देखना है। जो कि हमने टेस्ट ट्यूब को जहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोड को चालू किया था बैटरी को, और जब वो बबल्स निकले थे वो किस गैसेस के बबल्स है, ये हमें चेक करना है इस रिएक्शन में। ठीक है, एक और एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। एक चाइना डिश में हमें 2 ग्राम किसके लेना है, सिल्वर क्लोराइड के लेना है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द चाइना क्लोराइड फ्रॉम। चाइना डिश में से हमें सिल्वर के क्लोराइड लेना है और उसे सनलाइट के प्रेजेंस में उसे छोड़ देना। सिल्वर कलर की जो सिल्वर क्लोराइड लिया तो उसका कलर कैसा था, सिल्वर के जैसा था। तो जब हमने उसकी सनलाइट की प्रेजेंस में उसे छोड़ दिया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यू विल सी डेट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जब हमने वाइट सिल्वर क्लोराइड था यहाँ पे, तो ये इसको सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ा तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर क्लोरीन। ये क्यों हुआ, जब हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था और सनलाइट की प्रेजेंस यहाँ पे कैटेलिस्ट के रूप में दिख रहा, कैटेलिस्ट है ये, सनलाइट क्या है, कैटेलिस्ट है। तो हमें क्या मिले, Ag सिल्वर मिला और साथ में क्या मिला, हमें क्लोरीन गैस भी मिली। मतलब ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट में हमने AgCl सिल्वर क्लोराइड लिया तो हमें क्या मिला, सिल्वर के प्रोडक्ट मिले और क्लोरीन गैस भी मिली, और साथ में यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही बिहेव करता है जब हम उसे सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं। जैसे 2AgBr लिया हमने, सनलाइट की प्रेजेंस में इसे छोड़ दिया तो हमें सिल्वर और ब्रोमीन मिला। ठीक है, द अबो रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाट फ्रॉम एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया ये किसमें करते हैं, जो फोटोग्राफी रहते हैं ना, और उनकी जो फ्लेम रहती है उसको साफ करने के बाद में जब वो फोटो देते हैं हमारे, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। किसमें, वाइट फोटोग्राफी। व्हाट दिस अबो रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो रील्स रहती है कैमरे की उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। What form of energy is causing the decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant reaction in which energy is observed are known as endothermic reaction. सबसे मेन पॉइंट अब यहाँ आता है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, ठीक है, तो वहाँ दो एटम बन के एक तीसरा प्रोडक्ट के रूप में हमें एक तीसरा प्रोडक्ट दे रहा था। मतलब दो चीज़ जुड़ के एक तीसरी चीज़ हमें दे रही थी, तो वहाँ पे हीट निकल रही थी। मतलब साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसके साथ में हमें हीट भी निकल रही थी, मतलब हीट भी मिल रही थी। तो हम उसको क्या बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि साथ में हीट और एनर्जी निकल रही थी, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट रहेगा, तो अब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमें दो चीज़ मिलेगी, तो साथ में हमें इसको हीट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है, मतलब बिल्कुल देनी पड़ेगी। यदि मैं इस पेन को भी तोड़ूं तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, तभी जाके मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एनर्जी को लेती है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, जो एनर्जी देती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं यदि देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब होता है
तीसरी रिएक्शन, हमने दो रिएक्शन देख ली, दो केमिकल रिएक्शन देख ली, एक देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा देख लिया हमने पहला देखा कॉम्बिनेशन और दूसरा हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं तीसरी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या होगा आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज रहती है, हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को या कम रिएक्टिव कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। दो बंदों की बीच में यदि लड़ाई हो रही है तो जो ताकतवर बंदा होगा वो उसे जो कम, जिसमें एनर्जी कम होगी उसको वो हटा देगा वहाँ से। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में भी है, जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को वहाँ से हटा देगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन के हमें खील लेनी है। क्लेम देम बाय द रबिंग विथ सैंड पेपर, उसे हमें साफ करके सैंड पेपर से साफ करके हमें टेस्ट ट्यूब ए में डालना है। ठीक है, टेक टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी, इन इस टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब ए और बी में हमें, ये ए वाला दे रखा है, बी वाला अगले पेज पे मिलेगा। ए और बी में हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसे रखना है। ये यहाँ पे हमने 2 आयरन की खीले ले लिए, उन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया है। टाई टू आयरन नील विद ए थ्रेड, इन आयरन नील को थ्रेड से या धागे से बांध दिया है। सल्फेट सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स। जो बी वाला सॉल्यूशन, जो बी वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें कितने मिनट्स के लिए रखनी है, 20 मिनट के लिए हमें उन आयरन नेल्स को रखनी है। टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिपोज्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द केप्ट असाइड। चलो ए और बी में हमने कॉपर सल्फेट के, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। हमने 2 नेल्स रखी थी वहाँ पे, उसमें से एक को जो बी वाली है इसमें 20 मिनट के बाद में निकाला और एक उसके बाहर ही रखने दी, हमने 3 ली थी उसमें से। तो हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने जो ये रखी थी खील, उसने यहाँ पे जो इसका जो कलर था कॉपर सल्फेट का, उसको क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के कलर को भी चेंज कर दिया। साथ में जो रिंग थी, जो आयरन नेल थी फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जो कॉपर के सल्फेट के अंदर रखी थी, उसमें क्या लग गई थी, जंग भी लग गई थी। क्या लग गई थी, जंग लग गई थी, रस्ट हो गया था। और साथ में उसने क्या करा, उसने इसका कॉपर सल्फेट के कलर को भी चेंज कर दिया। यहाँ पे कैसा डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो इसको इसने क्या कर दिया, वाइट कलर की इसमें चेंज भी कर दिया। ठीक है, तो इसमें लिखा है आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या देखा, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। क्या, किस कारण से जो कॉपर ब्राउनिश कलर था, नीला कलर था, वो ब्राउनिश कलर हो गया कॉपर सल्फेट का, और जो टेस्ट ट्यूब का कलर है वो चेंज भी हो गया। क्या कारण था उसका, हम देखते हैं। तो द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो केमिकल रिएक्शन है उसने क्या किया, जब आयरन और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन दोनों जुड़े तो उसने क्या बनाया, वहाँ आयरन सल्फेट बना लिया, आयरन के सल्फेट्स बनाया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन लिया था हमने, खील ली थी, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। अब समझो, आयरन ली थी, खीले ली थी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। तो इस आयरन ने क्या करा, जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से हटा दिया, क्योंकि जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। तो फेरस सल्फेट जब बना, मतलब आयरन जब बना, तो इसने जो ये कलर था इसे चेंज करके थोड़ा सा इसका कलर कैसा कर दिया, ऐसा रस्टिंग जैसा इसका कलर कर दिया, और साथ में जो कॉपर था उसको बाहर निकाल फेंका सॉलिड को। समझ गए, फिर से समझो, आयरन लिया हमने और कॉपर सल्फेट लिया। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा थी, तो कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया और वो आयरन कॉपर की जगह पे आ गया, इसलिए हमने इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। और इसका कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। तो जब कॉपर सल्फेट था तो उसका कलर ब्लू था, और अब आयरन सल्फेट हो गया तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया। क्लियर है। चलो, In this reaction, iron has displaced or removed another element
कॉपर, इसमें क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, एंड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और क्या बना लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट को हमने फिर से रिएक्शन करवाई, तो जिंक ने कॉपर को यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था। जिंक की भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से जिंक को भी डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर को बाहर फेंक दिया। यहाँ पे लेड लिया और कॉपर क्लोराइड लिया, तो लेड ने कॉपर को अलग फेंक दिया और लेड क्लोराइड बना लिया और कॉपर को निकाल दिया बाहर, मतलब एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक और लेड ज़्यादा रिएक्टिव थे तो उनने कॉपर को बाहर निकाल फेंका, ज़्यादा बाहुबली थे तो उनने उसको कॉपर को निकाल बाहर फेंका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए। नॉर्मल वे में बताएं कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो इसका आगे पढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। एक एक्टिविटी करना है हमें यहाँ पे, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है हमें, सोडियम सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब, 3 ml हमें सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, और 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक में 3 ml सोडियम क्लोराइड लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है, और एक में सोडियम क्लोराइड लेना है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक में क्या ले लिया हमने, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया। मिक्स द 2 सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और दोनों के जो रिएक्टेंट थे उनको हमने मिला दिया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या बनता है, क्योंकि यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमने कॉपर सल्फेट भी ले लिया, सोडियम सल्फेट भी लिया, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट भी लिया, 2 चीज़ हो गई ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ में हटाएगी और तीसरी और चौथी प्रोडक्ट बनाएगी। देखते हैं, सोडियम सल्फेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में, तो Na2SO4 ले लिया हमने सोडियम सल्फेट, साथ में हमने बेरियम क्लोराइड लिया, वो हमने वहाँ पे बेरियम क्लोराइड लिया और सोडियम सल्फेट लिया, तो इसने क्या बनाया, हमारे बेरियम सल्फेट बनाया और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बना लिया। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव रहता है किससे, बेरियम से, तो इसने क्या बेरियम सल्फेट बना लिया यहाँ पे। फिर वही सोडियम को किसने डिस्प्लेस कर, ऐसे समझो इसको, सोडियम और बेरियम है, तो सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। वहीं यहाँ पे बेरिलियम था, तो बेरिलियम को किसने डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने, और यहाँ पे क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, एक रिएक्टेंट ये और एक रिएक्टेंट ये SO4 और एक ये, एक मिनट, सोडियम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसने क्या बना लिया, 2NaCl बना लिया। ठीक है, सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरिलियम को, और साथ में एक अलग प्रोडक्ट बना लिया, तो क्या मिल गया यहाँ पे, NaCl मिल गया। फिर सोडियम लिया, सोडियम को किसने, बेरिलियम ने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट बन गया। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट, एक कंपाउंड ये हो गया और एक कंपाउंड ये हो गया, बन के 2 अलग अलग कंपाउंड बन गए। 2 कंपाउंड हमने लिए थे, तो दोनों एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड ने डिस्प्लेस कर दिए, मतलब एक हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 तरह के कंपाउंड ले रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट भी लिया था और बेरिलियम सल्फेट भी लिया था, तो दो कंपाउंड को 2 डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसलिए क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Na2SO4 भी लिया था और बेरिलियम क्लोराइड भी लिया था, तो वहाँ पे हमें क्या मिला, वहाँ पे बेरिलियम सल्फेट मिला, साथ में हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला, और
सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट लिया था तो हमें साथ में क्या मिला, बेरिलियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला। और इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों बोलते हैं कि दो कंपाउंड ने डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे सोडियम बेरिलियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम सल्फेट क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। What causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO4 and Ba2. This other product are formed is sodium chloride, which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयंस का भी डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे बेरियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन रहा था, मतलब आयंस के भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का भी डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी देखते हैं, रिकॉल एक्टिविटी 1.2, वेयर वी हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड precipitate, write the balanced chemical equation for the reaction in this also a double displacement reaction। हमें एक रिएक्शन करी थी 1.2 में, हमने देखा था वहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट लिया था और पोटेशियम आयोडाइड लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, वहाँ पे कुछ कलर बन रहे थे और उस कलर का क्या नाम था ये हमें देखना है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमें यहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन का नाम भी लिखना है जो हमने 1.2 में करी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर देखा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर क्या देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3 रिएक्शन हमने देख ली। अब हम चौथा देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब क्या होगा यहाँ पे ये देखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है। पहली एक्टिविटी, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश ले रही है, उसमें कॉपर पाउडर लेना है और उसे गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या देखा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। वाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फाउंड। जब हमने कॉपर लिया था तो उसके जो सरफेस था वो ब्लैक कलर का क्यों हो गया, उसका क्या कारण है। ठीक है, कॉपर लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उससे गर्म किया था, हमें क्या मिला, क्यूप्रस ऑक्साइड मिला। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल क्यूप्रस ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। आपने घरों में भी देखा होगा, नॉर्मल यदि हम देखें तो, कि जब हम कॉपर के बर्तन होते हैं, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं, यदि हम उन्हें हवा के कांटेक्ट में घर पे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, एक कॉपर के ऊपर एक ब्लू कलर की एक परत बन जाती है या कभी कभी काली परत भी बन जाती है। वो किसकी प्रेजेंस में बनती है, वो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और उस जो कॉपर रहता है उसके ऊपर एक काली परत बन जाती है। अब उस परत को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से उसे थोड़ी सी हीट देके या उसे वॉश करके उस परत को हम हटा देते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन ऑन द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ऐसे ही रिवर्स रिएक्शन होती है। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी reduced during the reaction 1.29. The copper second oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining of oxygen and being oxidized. In the other word, one reactant get oxidized while the other get reduced. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को गेन करती है और हाइड्रोजन को इवॉल्व करती है, किसमें, ऑक्सीडेशन में। वहीं रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को लेता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यही यहाँ पे समझाया है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और उसी रिएक्शन को हम जैसे ऑक्सीजन ले रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, कॉपर ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन निकाल रहा है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन गैस से H2O बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया।
और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन आर जिंक ऑक्साइड और कॉपर जब जुड़ा तो हमें क्या मिला, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl को लिया हमने तो मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी और साथ में क्लोरीन गैस हमें मिली। नॉर्मल तौर पर हम समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन को लेते हैं और इवॉल्व ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। वहीं रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन गैस को हम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को, और ऑक्सीजन को निकालते हैं। समझ गए। ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीजन लेना और हाइड्रोजन निकालना। रिडक्शन में क्या, हाइड्रोजन लेना और ऑक्सीजन निकालना। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलो, इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज CO एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक इन रिएक्शन। इस रिएक्शन हम देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीडाइज कर रहा है और जिंक रिडक्शन कर रहा है। एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन वेयर एज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इट ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ए ऑक्सीडाइज। जब मैंने अभी बताया कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, जब वो ऑक्सीजन को लॉस करेगा मतलब ऑक्सीजन को देगा और हाइड्रोजन को लेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे देखेंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। इन हाउ यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे देखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कोरोजन, जंग लगना। किस पे, जो लोहे वगैरह की परत रहती है उस पर जंग लग जाती है। देखते हैं, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। आयरन आर्टिकल, जो आयरन के एपेटस रहते हैं वो नए दिखाई देते हैं और शाइन करते हैं जब वो नए रहते हैं। बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट सम टाइम। जब हम उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़े दिनों बाद देखते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉमनली क्लोज एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या आयरन का जंग लगना। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन द मैनर हाउ यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फ्रॉम डाउन कॉपर एंड सिल्वर। आपने देखा होगा कि जो कॉपर और सिल्वर भी रहता है, कॉपर कुछ समय बाद या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो उसमें एक नीली परत बनने लग जाती है। वहीं सिल्वर पे देखेंगे, सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ में, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, 8-10 साल लग जाते हैं, सिल्वर भी काली पड़ने लग जाती है। चांदी भी थोड़ी सी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है तो वो भी कैसी हो जाती है, काली होने लग जाती है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट इज एज एन मॉइस्चर एसिड इट इज सेट टू द क्लोराइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब मेटल मॉइस्चर में या नमी की प्रेजेंस में आती है और यदि हम किसी भी एसिड की प्रेजेंस में उसको यदि उसकी फ्लेम लगती है तो उससे भी वो काली पड़ने लग जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ब्लैक कोटिंग किस पे, सिल्वर पे, चांदी काली होने लग जाती है, कॉपर नीला होने लग जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं या कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन causes damage to car bodies, bridge, iron, railway, ships and all object made of metals, especially those iron corrosion of हम देखते हैं कि कोरोजन के कारण ही जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे शिप्स के, जहाज़ों के पार्ट्स वो पानी के अंदर रहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, तो बोल सकते हैं कि 5-10 साल में उनके जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने के कारण वो डैमेज होने लग जाते हैं। हमारी कार में हम देखते हैं कि कार में जो नीचे का जो बोनट वगैरह कुछ समय बाद उस पर कोरोजन या रस्टिंग होने लग जाती है। तो इससे हमारा एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज सेंड अप रिप्लेस डैमेज इन आयरन। यू विल लर्न अबाउट कोरोजन इन चैप्टर नंबर 3 में हम इसे और ज़्यादा पढ़ेंगे। कोरोजन से मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा मनी की हानि होती है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि उस पर पेंट कर दीजिए, किसी की गैल्वेनाइजिंग कर दीजिए, कोटिंग कर दीजिए, इससे हम इसको बचा सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अब आता है रेनसिडी। जैसे मेटल्स पे कोरोजन होता है, ऐसे खाने के पदार्थ में रेनसिडी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता, मतलब खाने का दूषित होना। स्पष्ट हिंदी में बोले तो खाने का पॉइजन बनना या कंटामिनेशन स्टार्ट होना।
हाउएवर ऑब्जर्व टेस्ट और स्मेल द फेट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम जैसे चिप्स वगैरह लेते हैं और यदि उसे खुला छोड़ देते हैं तो उसमें ऑयल रहता है, तो कुछ समय बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। ठीक है, क्यों बदल जाता है? क्योंकि वो कंटामिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है उसमें। फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसिटी एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों कुछ समय बाद चेंज हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अब ऑक्सीडेशन होएगा इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। जैसे कि चिप्स वगैरह हम घरों में बनाते हैं और कुछ समय बाद जब वो एयर की प्रेजेंस में रहती है तो वहाँ पे स्मेल आना लग जाती है या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब जब हम मार्केट से जो चिप्स खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे या तो पॉलीथीन में एक गैस डालते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, या फिर उसको एयर टाइट कर देते हैं, उसमें कोई सी भी गैस इवॉल्व नहीं होने देते। और यदि ज़्यादा समय के लिए उसे रखना होता है तो उसमें हम कौन सी गैस डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो डेट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली प्लस बैग्स ऑफ चिप्स विद ए गैस सच एज नाइट्रोजन प्रिवेंट द चिप्स फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज। हम देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है चिप्स को कंटामिनेशन होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी नाइट्रोजन गैस को डाल देती है। वहीं देखते हैं कि जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहाँ पे एयर टाइट बर्नर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, एपरेटस यूज़ किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आए। ठीक है, तो हम इसे रेंसिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, बट कुछ पॉइंट्स दे रखे मेन उसे भी हम देख ही लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने बाकी रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। एक कंप्लीट रिएक्शन में क्या क्या रहता है? रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट रहता है और कैटेलिस्ट रहता है, तब जाके एक कंप्लीट रिएक्शन बनती है। मैंने बताया था रिएक्शन में रिएक्टेंट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट हमें मिलता है राइट हैंड साइड में, और जो एरो रहता है वहाँ पे कैटेलिस्ट को हम डिनोटेट करते हैं। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. एक केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है। ठीक है, ये अभी हमने देखा, क्या देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों की तरफ जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सेम होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है, जितना रिएक्टेंट में रहेगा वो वही प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। In a combination reaction, two or more substance combine to form a new single substance. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था दो कंपाउंड मिलके एक तीसरा कंपाउंड सिंगल कंपाउंड बना रहे थे। ठीक है, वही देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक कंपाउंड टूट के दूसरे दो कंपाउंड बना रहे थे। ठीक है, रिएक्टेंट में एक कंपाउंड था, प्रोडक्ट में हमें दो चीज बन रही थी। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहीं सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा थी? उसको हम बोल रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम वहाँ पे बोल रहे थे उसको। चलो, रिएक्शन इज विच हीट इज गिवन आउट अलोंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच इज एनर्जी ऑब्जर्व इज कॉल्ड एंडोथर्मिक एनर्जी। जिसमें हम एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक एनर्जी बोलते हैं। When a element is displaced another element from its compound a displacement reaction। जब एलिमेंट एक एलिमेंट को दूसरे में डिस्प्लेस कर देता है या उसे रिएक्टिविटी के आधार पर उसे हटा देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयन एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं देखते हैं हम दो एलिमेंट्स, यदि दूसरे दो एलिमेंट्स को हटा के तीसरा या चौथा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल इन साल्ट। वहीं हम प्रेसिपिटेट देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट भी हमें मिलते हैं। रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय द सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं? गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब गेन करते हैं, गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन
ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में हम करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और हाइड्रोजन को छोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वही रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और इन दोनों रिएक्शन को मिला के बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आज हमारा यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। पहले ही दिन में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया मैंने, फास्ट रिवीजन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कर लेंगे। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स कर देना, मैं एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।